नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले सड़कों पर जोरदार हंगामा भी देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च आज था, जिसमें तमाम विधायक और एमएलसी भी शामिल हुए थे, लेकिन इस पैदल मार्च को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद से लगातार जो बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का भी इस पूरे मुद्दे पर बयान आया है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। तो इस पैदल मार्च को लेकर आखिर किस तरह से राजनीति हो रही है, सरकार को घेरने के लिए पैदल मार्च किया गया है, 2024 की तैयारी हो रही है, किस तरह की राजनीति इस पर हो रही है, क्या इसके मायने हैं, वो क्या है, और देखिए आरोप प्रत्यारोप इस पर क्या लगाए जा रहे हैं, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं अब फ्रेम में जो है आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पैदल मार्च के जरिए जो है वो समाजवादी पार्टी क्या शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ये भी सवाल है, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो पैदल मार्च देखिए समाजवादी पार्टी ने निकाला है, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि ये अब विधानसभा सत्र से पहले इस तरह का जो मार्च है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो एकजुटता प्रदर्शित करना चाहती है। तमाम विधायक जो है वो इसमें शामिल हुए थे और एमएलसी जो है वो भी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया और उसके बाद से धरने पर बैठ गए अखिलेश यादव। सड़क पर ही देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसी पर जो है वो जमकर राजनीति हो रही है। योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। जहाँ राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज़ की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी, और न केवल जीएसटी लगाई है बल्कि खाने पीने की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। तो देखिए आपने सुना किस तरह से जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी से जो है वो इस तरह की उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं पर अखिलेश यादव को आपने सुना मुखर होकर तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बोलते हुए नजर आए, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या फिर आप जिस तरह से आजकल बारिश की वजह से जो तमाम क्षेत्रों में बाढ़ की जो स्थिति है उसको लेकर भी उन्होंने कहा। इसके अलावा लंपी वायरस पर भी उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं इस पर अखिलेश यादव जो है वो मुखर होकर बोलते हुए नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। चंचल जी, सबसे पहले मेहमान जो है उनसे परिचय करा दें। हमारे पास चंचल यादव जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और प्रदीप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चंचल जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देखिए अखिलेश यादव जी ने आज जिस तरह से पैदल मार्च निकाला, धरने पर बैठ गए, वो सड़क पर भी बैठ गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का आपने बयान सुना, कई आरोप लगाते हुए नजर आए आपकी पार्टी पर। देखिए संतुली, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज का जो दिन था और ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या का दिन था, समझिए। जिस तरीके से आप देखें कि जो लोकतंत्र का मंदिर है, जो विधानसभा जिसके अंदर हमारे आदरणीय विधायक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना चाह रहे थे और वो पैदल मार्च करके जाना चाह रहे थे, तो इसमें समस्या क्या थी, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? सरकार एक समय जो है एकदम बैकफुट पे है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना डर रहे हैं कि न जाने वो उनसे कौन सवाल कोई पूछ दे, क्या पूछ दे। आज के टाइम में पूरी जनता महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके अनेकों नेक मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा करना चाहती है और जिसके ऊपर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो है सरेआम विपक्ष को दबाने की बहुत बड़ी साजिश है। आप सोचो, अगर हम पार्टी कार्यालय से लेके अगर विधानसभा भवन तक अगर हम पैदल मार्च करना चाहते हैं तो बुराई क्या है, समस्या क्या है? आप क्यों डर रहे हो?
आप क्यों हमें रोकना चाहते हो, ये सवाल है। और दूसरी बात, जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने अभी बयान में सुन रहा था कि समाजवादी पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, आपका डबल स्टैंडर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। अगर अभी बिहार आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर अभी बीजेपी के लोगों ने, आपने देखा होगा, पूरे बंगाल में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन किया, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया, कई सारे सरकारी संस्थानों को जला दिया और पुलिस वालों के ऊपर हमले किए, कई सारे लोग घायल हुए। इनका डबल जो है दोहरा जो चरित्र है, यही देखने को मिलता है कि भाई एक तरफ आप जो है वहां पे जो है जब आंदोलन करते हो तो आप कहते हो सरकार हमें रोकना चाहती है, और वहां पे आप लोगों ने जो है पूरे हिंसक प्रदर्शन किया। हम लोग तो शांति का मार्च जो हम लोग करना चाह रहे थे, शांति के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे। अभी देखिए 2-3 दिन पहले अभी दिल्ली के अंदर बीजेपी के लोगों ने धरना दिया है, वहां मुख्यमंत्री का घर तक घेर लिया। तो ये इनका जो डबल स्टैंडर्ड का जो इनका जो चेहरा है वो आम जनता समझ चुकी है, और आम हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्यों डर रहे हैं, ये सवाल से क्यों भाग रहे हैं। आज अगर आप देखिए ऐसी कौन सी चीज है, आप सोचो जो आम आदमी जो यूज करता है, जैसे दही हो गई, दूध हो गया, जो गरीब आदमी बेचारा जो हमारे एजुकेशन में जो शिक्षा से लेकर के पेंसिल है, रबड़ है, जो आपकी कॉपियां हैं। अभी देखिए आपने ऐसा पहले कब देखा था कि एक छोटी बच्ची ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कि आपने हमारे पेंसिल, हमारी कॉपी और आपने हमारी मैगी के ऊपर जीएसटी लगा दी। तो ये सवाल है आज के टाइम में पूरे देश में लोग जो है जो सवाल कर रहे हैं। नहीं, उप मुख्यमंत्री जी ने, चंचल जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो दरअसल जनता से जुड़ा है ही नहीं, आपको यदि चर्चा करनी है तो आप सदन में आइए। आप जानते हैं शांतनु जी, सदन के अंदर लोग कितनी बातें सुनते हैं, सदन की बातें कितनी बाहर तक जा पाती हैं, आम जनमानस तक पहुंच पाती है क्या? ये तो आप सोचिए कि आज देखिए, आज जो मीडिया, जो सोशल मीडिया का दौर है, कम से कम लोगों की बातें पहुंच पा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी देखिए बिल्किस बानो वाले मैटर में गुजरात के अंदर कल जो है कम से कम 10,000 महिलाएं जो है रोड पे खड़ी थी कि किस तरीके से 11 बलात्कारियों को जो है जेल से रिहा कर दिया गया, मानवीय आधार के आधार पर, यानी अच्छे व्यवहार के आधार पर, और उनका जो है उनका सम्मान समारोह कराया गया। ये बीजेपी के लोग देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ठीक है, अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जवाब लेते हैं। अवनीश त्यागी जी और पवन आगरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अवनीश जी, आपसे जवाब लेते हैं। देखिए, अगर पैदल मार्च निकाला जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए शांतनु जी, शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन होते हैं उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, बैठो, अपनी बात करो जी। और एक खास बात यह है कि क्योंकि अब सदन शुरू हो गया है, आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है, विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो विपक्ष के पास नहीं, सत्ता पक्ष के पास अपनी बातें कहने का इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई होता नहीं। सदन के भीतर बात करी हुई बात को रिकॉर्डिंग बनती है, उस पर अमल भी होता है, सरकार सामने खड़ी होती है, विपक्ष को पूरी ताकत से अपनी बात वहां मजबूती, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे तर्कों के साथ उठानी है। सदन से बच के भागना, केवल मीडिया की चुटकी बनाना, ये त्यागी जी, और हमारे माननीय विधायक सदन नहीं तो जा रहे थे और पैदल मार्च करते जाते, आपका सुना, आप मेरी बात, त्यागी जी आपकी समस्या क्या है जरा वो पहले बताइए ना। कह रहे हैं अगर पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं वहां पे आपकी समस्या क्या है? हमको विधानसभा के अंदर बोलेंगे, हम लोग तो आपकी विधानसभा के अंदर आपकी बोलती तो बंद कर ही दिए हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए सदन से लेकर सड़क तक आपकी बोलती बंद कर देंगे हम लोग। आप जानिए, आप जानते हैं ना, नैतिक अधिकार है, उससे कोई किसी को कोई नहीं रोकता है। अवनीश जी, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? चप्पा चप्पा जाग उठा है समाजवाद के नारों से। आप ध्यान रखिए, आपका मुकाबला हम लोग सदन से लेकर सड़क तक करने का काम करेंगे, दोनों हाथ करेंगे। आपकी जो आपकी बुराइयां हैं, जो आपकी जो है देश के खिलाफ जो लगातार बीजेपी द्वारा साजिश करी जा रही है, जो अमन चैन को बिगाड़ने की साजिश करी जा रही है। ठीक है चंचल जी, उनकी बात सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं सर, जवाब आपने सवाल किए, उनका जवाब भी सुन लेते हैं। चंचल जी प्लीज। सीटी बजाने के, कागज फेंकने के, इनके अलावा कुछ नहीं है। अपने गिरेबान में झांकिए, अभी आपने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का आवास तक घेर लिया, पश्चिम बंगाल में आपने हिंसक प्रदर्शन करे, वो अराजकता नहीं थी? आप बताइए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप यही काम अगर पश्चिम बंगाल के अंदर करते हो, ये कौन सा दोहरा चरित्र आपका है? आप मुझे बताइए ना त्यागी जी। आपकी बेहूदी बातें सुनी मैंने। सुनिए, बेहूदी बातें आप कर रहे हैं, दोगली वाली सुनिए। आप मेरी बात सुनिए जी प्लीज। अगर आप गलत समझ करेंगे तो आपसे ज्यादा गलत समझ करूंगा, ध्यान रखिए। पूरे सदस्य को और आपकी मानसिकता बताता है, आप लोग जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसक प्रदर्शन करते हैं, पुलिस
की गाड़ियां जलाते हैं, हम लोग तो शांति तरीके से जाना चाह रहे थे। बैठ के और ड्रामा करने के अलावा ड्रामेबाजी आपकी है, कुछ नहीं होगा, ड्रामेबाजी आपकी है, आप नहीं होगा। हम लोग शांति पथ की तरफ चलना चाह रहे हैं, शांति के साथ अगर पैदल मार्च के आपको प्रॉब्लम क्या है? बहाने को जान चुकी है त्यागी जी, लंबी मत छोड़िए, साफ बात आइए, आप मुझे बताइए, यही काम अगर पश्चिम बंगाल के अंदर आप करते हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो अराजकता नहीं है? जनता ने सबक सिखा दिया है, फिर जनता ने सबक सिखा दिया है, जनता आपको सबक सिखाएगी, परेशान न रहिए। ये घमंड आपका हमारे लिए अच्छा है, जनता के लिए भी अच्छा है। ना उनको जनता की सुध है, केवल एक परिवारवाद के ऊपर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आपको शायद अभी आपके आदरणीय गृह मंत्री जी के लड़के हैं जैसा करके देख चुके अग्निवीर, लगातार 14 से लेकर अग्निवीरों को आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो और संविधान में संशोधन करके उनको 3 साल की उनकी बढ़ा दी गई, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जनता से मतलब नहीं रहा, बस केवल झूठ बोलना है, झूठ की ट्रेनिंग ठीक है, आपको दी जाती है। ठीक है, देखिए बाकी ठीक है, आपके पास आएंगे अवनीश जी, चंचल जी, और जनता से उनकी बातें सुनता है, ठीक है, ठीक है, मन की करता है, जनता का मन जीता है, सबका साथ लिया है, सबका विश्वास, ठीक है। अवनीश जी वापस आएंगे आपके पास, हमारे पास और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पश्चिम बंगाल में ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी जवाब लेंगे चंचल जी, उसका भी जवाब लेंगे अवनीश जी से, उसका भी जवाब लेंगे। जनता ने ठीक है, ठीक है अवनीश जी, उनकी नीतियों के, जन कल्याणकारी नीतियों के कारण किया है। ठीक है अवनीश जी, वापस आएंगे आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी आपके पास आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आप की आज जो है कमेटी की बैठक हुई है और उसमें क्या कुछ हुआ, पहले वो बता दीजिए, और किस तरह से तैयारी जो है की जा रही। देखिए, समाजवादी पार्टी किस तरह से सड़कों पर दिखाई दे रही है, क्या तैयारी उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहले कमेटी में क्या प्रस्ताव जो है वो पास हुआ, जो बैठक हुई है उसको लेकर बताइए। कमेटी की बैठक हुई, प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई है। बैठक में संगठन के अंदर की रणनीति तय हुई और प्रस्ताव पारित हुआ है। और निश्चित तौर पर आज जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, आपकी चर्चा का केंद्र बिंदु जो है समाजवादी पार्टी के विधायक अगर सदन तक पैदल चल कर आते हैं तो हमें लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन के मुखिया को इस पर ऐतराज किस बात का होना चाहिए। अब पुलिस फोर्स से अपने घर से एक सदन के सम्मानित सदस्य को, माननीय सदस्य को आप सदन के अंदर तक आने से रोक रहे हैं क्या? अब यह आप लोकतंत्र की यही परंपरा आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? आप जब बुनियादी मुद्दों पर बात करते हैं, कानून व्यवस्था पर बात करते हैं, तो कानून व्यवस्था के सवाल पर आप पीछे खड़े नजर आते हैं, महंगाई पर आप पीछे खड़े नजर आते हैं, अर्थव्यवस्था पर आप पीछे खड़े नजर आते हैं, आज बढ़ी हुई फीस पर आप पीछे खड़े नजर आते हैं, बेरोजगारी के मामले में आप पीछे खड़े नजर आते हैं। जब इन मुद्दों, इन सवालों के साथ विपक्ष अगर सामने खड़ा होता है तो आप उन पर लाठियां चलाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये मानेंगे कि अपने घर से सदन के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का सदस्य अगर लोकतंत्र अपने मंदिर में आता है तो उसे रोकना निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है, हमारे साथ पवन आगरी जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के। पवन जी, जिस तरह से आज आपने समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से पैदल मार्च निकाला है, उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो दरअसल प्रदर्शन किया है वो जनता के मुद्दे नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने मुखर होकर तमाम मुद्दों का जिक्र किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो है कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी जो हासिल करने का एक स्टंट होता है, वो है पॉलिटिकल स्टंट, इसको बोला। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार बिल्कुल निरंकुश तरीके से सारी चीजों को लागू कर देती है और जब तक विपक्ष विरोध नहीं करता तब तक उनके कान पर जू भी नहीं रहती है। चाहे वो किसान बिल का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, तो ऐसी स्थिति में जब विपक्ष प्रदर्शन करता है, ऊपर से आरोप लगाने लगते हैं कि साहब विपक्ष तो बहुत कमजोर है, विपक्ष तो मुद्दों से दूर है, विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा रहा है। और जब विपक्ष आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए भी उसके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत ये जो प्रदर्शन किया है, ये जनता के हितों के लिए किया है, जनता के मुद्दों के लिए किया है और इसमें हम पूरी तरह से सक्षम हैं क्योंकि जनता हमारे साथ आकर खड़ी हुई है। जनता इस समय बहुत परेशान है, चाहे वो महंगाई से त्रस्त हो, चाहे वो रोजगार के मुद्दों पर जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी आवाज को कोई बुलंद नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है मैदान के अंदर और इस संघर्ष में उसका साथी बनकर खड़ा हुआ है।
ठीक है। अवनीश जी ये बताइए कि सदन में क्यों नहीं जाने दिया विधायकों को? पवन जी ये कह रहे, माफ कीजिए, प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि आपने सदन के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जाना चाह रहे थे, क्यों नहीं जाने दिया? क्या दिक्कत थी, क्या डर था आपको, कोई बड़ा सवाल ना पूछ लिया जाए? वो चले गए। सदन में बैठे लोग हैं जिनको जाना था, किसी को नहीं रोका गया। सदन में लोकतांत्रिक तरीके से जाइए, आप बाहर नौटंकी ना करिए। जो बाहर नौटंकी कर रहे हैं केवल वाहवाही लूटने के लिए, मीडिया की सुर्खियों बने रहने के लिए जो है कि हथकंडा अपनाए जाते हैं। तो सर पैदल मार्च करते ही तो जा रहे थे वो। लोकतांत्रिक तरीका नहीं है पैदल मार्च करते हुए जाने के लिए। जो है वो 23 तारीख तक चलेगा जी। और जब तक चलेगा आपको सदन के भीतर बोलने का हक है। आज भी सदन की कार्रवाई शुरू थी। बेहतर होता है कि उस दिवंगत सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते। पूरा सदन शोकमग्न था। पहले दिन शोक सदन संवेदनाओं में खड़े होना चाहिए था। पूरी पहुंचने तो देते, नौटंकी कर रहे थे। सदन तक पहुंचने तो दीजिए। सदन परसों भी चलेगा। सदन अरे रोका किसने, कौन रोक रहा है? त्यागी जी के भीतर बातें करें और अरे अंदर के जमीन को जगाइए। 365 दिन मिलते हैं शांतनु जी जनता के बीच रहने के। जो जनता के बीच रहने की आदत छोड़ चुके हैं विपक्षी दल के नेता, जो विपक्षी नेतृत्व तो अपने घरों में बैठ कर है, वो जनता के बीच जाना छोड़ चुके हैं। केवल मीडिया में बने रहने के लिए, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए मीडिया की इस तरह की जो ड्रामा कर रहे हैं वो जनता उनको पूरी तरह समझ गई है। जनता उनके धोखे, छलावे या बहकावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के मन की सुनता है, जनता के मन की करता है। तो जनता के मन की करता है तो जनता का प्यार मिले। ठीक है। चंचल जी ये बताइए, देखिए मैं सुन रहा था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी का बयान जो है वो सामने आया था कि हमने जो एक दूसरा रूट उनको दिया था, लेकिन उस रूट का उन्होंने फॉलो नहीं किया, बल्कि वो अपने हिसाब से जो रूट था वो उसको उस पर जाना चाह रहे थे, इसीलिए परमिशन नहीं दी गई थी उनको। देखिए शांतनु जी, अगर देखिए जो पार्टी कार्यालय से जो दूरी है अगर विधानसभा मार्ग की, मेरे ख्याल हार्डली 500 मीटर दूरी होगी, उससे भी कम दूरी होगी। आप ये बताइए अगर हमारे माननीय विधायक अगर वहाँ पार्टी कार्यालय से अगर पैदल मार्च करते हुए जाना चाहते हैं तो उसको दूसरा रूट कौन सा आप देना चाहते हैं? सामने से रोड जा रही है, आप बता दूसरा रूट देंगे? आपको केवल मात्र 15 से 20 मिनट का आदमी पहुंच जाता वहां तक, और 15 से 20 मिनट पहुंचने के लिए आपने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया, पूरी फोर्स इकट्ठा कर दी। मैं वो कह रहा हूं वहां पर उस रूट पर जो है ना यातायात व्यवस्था जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इस वजह से रूट जो है वो साइड से लोग चल लेते हैं, निकल जाते हैं। अगर ये गंभीर होते, अगर ये गंभीर होते, लेकिन इनकी मंशा ही खराब थी, इनकी मंशा खराब है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लगातार कुचलते चले आ रहे हैं। आप देखिए पब्लिक को परेशान करना है। आप पब्लिक को परेशान पश्चिम बंगाल में नहीं कर रहे हैं। इनको नियम करने की आप पश्चिम बंगाल पब्लिक परेशान नहीं कर रहे हैं। आपने वहां पे पुलिस की गाड़ियां जला दी। हम लोग को शांति तरीके से जो है क्या नाम अपना पक्ष रख रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करने जा रहे थे। आपने राजनीति करने वाले को विपक्ष नहीं कहा जाता। केवल बेहूद मीडिया की सुर्खियां बटोरने के नाम पर आप त्यागी जी उम्र का लिहाज करिए, बाल आपके सारे पक गए हैं, सदन के बीच जाइए, सारे बाल आपके सफेद हो गए हैं। चंचल जी उम्र का लिहाज प्लीज पर्सनल नहीं, आप चंचल जी मुद्दों पर प्लीज, मुद्दों पर बात कीजिए। ये कैसे बोल सकते हैं, बहुत ही बात कैसे कर सकते हैं? ये मुद्दों पर बात कीजिए। अवनीश जी किस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं? बातें हम भी कर रहे थे। किस तरीके की भाषा आप यूज कर रहे हैं? अगर जब मैं बात कर रहा था, जब मैं उनकी सुन रहा था, मेरी बात सुनिए, आप किस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं? जब मैं डिबेट में बैठे हैं, सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तो वो बोलने लगते, जवाब आपको देना पड़ेगा, जवाब दीजिए ना। यही अराजकता जब आप पश्चिम बंगाल में फैला रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अभी कौन नीचे बोल रहा है? अव्यवहारिक होना ये सभ्यता नहीं है। नहीं, अभी कौन नीचे बोल रहा है? ये लोकतांत्रिक मूल्यों का आपको पालन करना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा आप करेंगे, आप करेंगे। आप भक्षक हैं, आप भक्षक हैं। रेल वेल गेल सब बेच डाल रहे हैं आप। ऐसी कौन सी चीजें अपने बेच रहे हो? कौन सुनेगा? और आप सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। त्यागी जी मेरी बात सुनिए, कुछ जनता के मन की टटोलिए, शांतनु जी मन की सोचिए, इनको पहले शांत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक एक करके अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा। सवाल का जवाब दीजिए। जी 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 बोलिए। सवाल मेरा यह है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लमसम 25% डाउन हो गई है, तो जनता को डीजल पेट्रोल से राहत क्यों नहीं मिल रही है? पहला सवाल। ठीक है। ये जब ग्लोबल रेट्स के हिसाब से जो है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से रेट अप डाउन होते हैं, तो फिर ये रेट डाउन क्यों नहीं हो रहे हैं? ये पैसा कौन खा रहा है और किसके इशारे पे सरकार चल रही है? क्या अडानी अंबानी के सुन लीजिए त्यागी जी, सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए प्लीज। जवाब आप नहीं दे पाएंगे। जी जी
जवाब नहीं जल्दी सवाल पूछिए जी। सवाल यह है कि ये किसके इशारे पे ये भाजपा की सरकार चल रही है? क्या जो दो उद्योगपति हैं, जो एक उद्योगपति 2013 में 634वें नंबर पे थे दुनिया में, त्यागी शांत हो जाइए, सुन लीजिए पहले। ठीक है चंचल जी, पहले आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। बताइए क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम हो गई हैं अवनीश जी। वाली सरकारों में तेलों की कीमत कम है। सुन तो लीजिए सवाल। क्या अडानी और अंबानी देश सरकार चला रहे हैं? डीजल पेट्रोल के दाम क्या अडानी और अंबानी डिसाइड कर रहे हैं? मेरा सवाल है 2013 में जब 634वें नंबर पे अडानी जी थे, आज दुनिया के दूसरे नंबर के धनी हो गए हैं। क्या अडानी जी की इनकम क्यों बढ़नी चाहिए? आम जनता की जो किसानों की जो लागत है, जो आप सोचिए, जो आपने 2022 तक बोला था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आज लागत उसकी दुगनी हो गई है। शायद त्यागी जी आप खेती नहीं करना जानते होंगे। एक बीघे धान की जो कॉस्टिंग आ रही है आज के टाइम में, एक बीघे धान की जो क्या नाम रुपाई की जो कॉस्टिंग आ रही है 14 से 15,000 रुपए आ रही है। आप उतना एमएसपी दे पा रहे हैं क्या? क्या उससे खर्चे निकल पा रहे हैं किसान के? क्या सवाल ये है, लेकिन आप उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। आप सवाल का जवाब दीजिए। और कहने दो और बोल रहे, क्योंकि सुनेंगे तो यह नहीं किसी की। जी बोलिए अवनीश जी जवाब दीजिए। जहाँ तक किसान की बात कर रहे हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। तो एक बीघे धान की खेती करता हूँ, एक बीघे धान के रुपए में कितने खर्चे आ रहे हैं? पार्टी के शासन में किसान जितना संतुष्ट है, नहीं त्यागी जी, समृद्ध है। आपने कहा धान की रुपाई करी होगी, एक बीघे धान में कितने खर्चे आ रहे हैं रुपाई के लिए? शासन काल में नहीं हुआ। ये मैं ना मतलब नहीं कह रहा। वो जो फर्जी जो वो करते थे एमएसपी की खरीद, वो नहीं होती है। अब एमएसपी पे खरीद होती है। आप किसान के बेटे हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक बीघे धान के बता रहा हूँ कितने आ रहे हैं? इतना है किसान। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजार नियंत्रण करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। जो एमएसपी है उससे ज्यादा बाजार लागत की बात कर रहा हूँ। एक बीघे धान की रुपाई की लागत आज के टाइम में कितनी है? किसान की स्थिति सुधर रही है। अरे आप गांव वाले भी सुनेंगे कि आप कैसे झूठ बोलते हैं चैनल में बैठ करके। आज भी गांव में बैठा हूं। आज अभी बोलिए ना, मैं वही कह रहा हूँ। आपके गांव वाले भी सुनेंगे। एक बीघे धान की रुपाई की कॉस्टिंग कितनी आ रही है? आपके गांव वाले सुनेंगे। झूठ बोलने सही बोल रहे हैं आप। परिस्थितियों के बावजूद भी कोरोना जैसी महामारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, फिर वही घुमाने की बात है। डीजल पेट्रोल के बारे में पूछा, 25 से 27% क्रूड ऑयल कीमत कम हो गई, उसके ऊपर आप कोरोना में पहुंच गए। कोरोना में लाशें तर रही थी गंगा में। जमीन को जगाइए, सही बातें सुनिए और सही बातें जवाब दीजिए। ठीक है। किसान को धोखा देने वालों को, किसान को बरगलाने वालों को एकदम धोखा दे रहे हैं आप। सत्ता से आउट कर दिया है, सत्ता से दूर कर दिया है। ठीक है अवनीश जी, दो सवालों का जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। मैं चाहता हूं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दें। और चंचल जी आप भी जवाब बीच में प्लीज मत बोलिएगा। मैं चाहता हूं कि आप जो है जवाब दें। मेरी आपत्ति पहले सुन लीजिए। जी अवनीश जी, जो आप मुझे शांतिपूर्ण कह रहे हैं, जरा उनको भी शांतिपूर्ण कहिए। बिल्कुल। जब वो सवाल करते हैं, वो डिबेट में डिस्टर्ब करते हैं, उनको शांति सिखाइए ना। ठीक है चंचल जी प्लीज देखिए, बीच में मत बोलिएगा। मैं अवनीश जी देखिए, दो बातों पर, दो मुद्दे मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर बात की जाए तो काफी गंभीर मुद्दे हैं। एक तो काफी ज्यादा कहीं पर बाढ़ है और कहीं पर सूखा है, तो ये इसको लेकर सरकार जो है वो क्या कर रही है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि देखिए लंपी वायरस जो है वो बहुत ज्यादा आजकल फैला हुआ है और जगह जगह आपने देखा कि किस तरह से गाय जो है वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस पर सरकार जो है अभी तक के कौन कौन से ठोस कदम सरकार ने उठाए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से इस पर जवाब दें। अपनी ईमानदारी से मैं बता जी। देखिए जहाँ बाढ़ आई हुई थी वहाँ बाढ़ बचाव के कार्य बहुत तेजी पूरी गंभीरता के साथ चलते, न्यूनतम और सूखे का सर्वे करा लिया है सरकार ने। जहाँ जहाँ जिन जिलों में, जिन क्षेत्रों में सूखा है, उनमें किसानों को मदद करने का पूरा योजना है, पूरी तैयारियां हैं। क्योंकि जिस तरह से बारिश अब हुई है, पिछले 4-5 दिनों में बारिश हुई है, उससे थोड़े से हालात बदले, पर किसानों की मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संकल्प है। हर दिन का रिपोर्ट जाती है मुख्यमंत्री के यहाँ, कहाँ सूखा है, कहाँ नुकसान कितना हो रहा है, किन फसलों में नुकसान हो रहा है, कहाँ बाढ़ से नुकसान आ रहा है। और जो बीमारी जो गायों में फैल रही है, इसके लिए टीकाकरण का बात हो रही है। उसकी जिस तरह से भी दवाइयाँ, जिस तरह से सुविधाएं पूरी तरह से वो दी जा रही हैं, टीकाकरण कराया जा रहा है। जिससे बचाव की जितने भी संभव होंगे, जितनी भी सहायता दी जाएगी, सरकार उसको लिए करेंगे। मुख्यमंत्री जी इसके लिए पूरी तरह से गंभीर है, पूरे विभाग को सतर्क कर दिया है। डॉक्टर गाँव में जा रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं, जहाँ बीमारी मिल रही है उसका इलाज और उसका बंदोबस्त किया रहा है। ठीक है
हमारे साथ देखिए पवन जी, आपके कहा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है लंपी बीमारी अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा फैली हुई है, वहां पर किस तरह के हालात हैं, आप बेहतर बता सकते हैं पवन जी? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय यहाँ चीतों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, कभी चीते लाकर छोड़ रहे हैं। हमें तो एक बात सोचनी चाहिए कि इस समय जो गायों के लिए जो लंपी बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से जो एक तरह से गायों का हनन हो रहा है, उसके लिए सरकार पूरी तरह से मुझे गंभीर दिखाई नहीं देती। वो केवल बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन उसके बचाव के लिए उन्होंने क्या किया है अभी तक कोई योजना दिखाई नहीं देती है। आप जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश अनेक जिलों के अंदर इस बीमारी से अनेक गायें मर चुकी हैं और हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार ने उतनी गंभीरता नहीं दिखाई है जितनी गंभीरता प्रदेश सरकार को दिखाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता साथी हमारे जो बोले हैं, उसमें केवल ये बोलने के लिए बोल रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार से सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई है। तो मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप जाइए एक बार वहां निरीक्षण करिए, देखिए क्या हालात बने हुए हैं। तो ये छोटी छोटी आप कहते हैं कि हम तो चीतों को ले आए उनके, अरे भाई आप बताइए, आप महंगाई के मुद्दों से ध्यान उठाने के लिए, आप जो है बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए और अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की ये चीजें करते रहते हैं ताकि मीडिया का ध्यान भी दूसरी तरफ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से इस समय विफल साबित हुई है, चाहे वो आपके कानूनी मुद्दों पर हो चाहे अन्य चीजों हो। और मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को ये जवाब देना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पवन जी, जवाब ले लेते हैं। अन्य घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अवनीश जी। आज मैं स्काइप से आपकी जुड़ा हूँ जी। मैं हापुड़ जिले के गांव असोड़ा में बैठा हूँ, ये मेरा फैसले गांव जी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गांव है। मैं पूरे गांव में 2 दिन से घूमा हूँ, आसपास के इलाके से कन्वर्ट कर रहा हूँ जी। पश्चिम में लंपी आ रही है, ये बिल्कुल सच है, पर अभी इतना भयावह नहीं है। मैं गांव से ईमानदारी से पूरी सत्यता से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं गांव से रह रहा हूँ। मैं आपकी इस समय बातें जो कर रहा हूँ, मैं गांव बैठा कर रहा हूँ। और ये पश्चिम दूसरे राज्यों से, खासतौर से राजस्थान से जिस तरह से आज ज्यादा दिक्कत है, वहां क्योंकि बचाव नहीं हो पाया, इसलिए वायरस न बचा। पर सरकार ने टीकाकरण का काम, सरकार ने बचाव उपाय, सारे पशु चिकित्सालयों को निर्देश, डॉक्टरों को हाई अलर्ट कर दिया है। और इस तरह का जो वायरस आएगा उसकी पूरी रोकथाम, पूरी गंभीरता से उसका सरकार करेगी, पूरा प्रशासन करेगा, डॉक्टर लगा दिए गए हैं, सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री खुद इस बात के लिए अलर्ट है कि जितना नुकसान किसानों को होगा उसे कम से कम करने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि एकदम वायरस एकदम नया आया है और जिस तरह से ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं, वाकई में कोरोना जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। और राजस्थान में अगर रोक लिया जाता तो शायद ये वही रुक जाता। ठीक है, प्रदीप जी से जवाब लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, कांग्रेस जो है मैनेज नहीं कर पाई प्रदीप जी, और इसी वजह से राजस्थान से निकलकर वायरस उत्तर प्रदेश में आ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गायों को किस तरह से संक्रमित कर दिया आपने देखा। कांग्रेस पार्टी वहां पर हैंडल नहीं कर पाई लंपी वायरस को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या देश के प्रधानमंत्री हो, लगातार कोरोना से लेकर लंपी वायरस तक लगातार झूठ बोलने के अलावा कोई काम किया क्या? आप कोरोना कार्यकाल में भी देश के प्रधानमंत्री तमाम तरह की बातें कर रहे थे। जब कोरोना फैल रहा था तो यहाँ अपने गुजरात में बैठ के तमाम लोगों से वो नमस्ते कर रहे थे, झूले झूल रहे थे। जब उत्तर प्रदेश गुजरात होते हुए और महाराष्ट्र होते हुए उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने तमाम तरह की बातें की। जब मजदूर सड़कों पर उतरने लगे तो आपने न सिर्फ उनको जो उनके हित में काम कर रहे थे, विपक्ष काम कर रहा था, उनको न सिर्फ आपने गिरफ्तार कराया बल्कि उनके काम करने से रोकने का प्रयास किया। 150 से ज्यादा मजदूर लखनऊ की उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलते चलते मर गए। आज भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। कोरोना काल में जिस तरह की घटनाएं हुई, आपने पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, गंगा मैया के किनारे तैरती लाशों को देखा। वो कह रहे लंपी वायरस आपने हैंडल नहीं कर पाया, राजस्थान में फैला, राजस्थान से फैला, और आपने जो है अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया, इस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फैल गया। जब बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या देश के प्रधानमंत्री हो, लगातार लंपी वायरस से लेकर के कोरोना तक लगातार इन्होंने झूठ बोला है और जनहित में जो वादे इन्होंने, जो बातें कहते थे, उस पर हमेशा पीछे हटते नजर आए। आज भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये किसान परिवार से आते हैं,
अवनीश जी, और हम लोग के चूंकि पूर्व में पत्रकार रहे, हम लोग के बड़े भाई हैं, अब चूंकि ऐसी पार्टी में गए हैं वहाँ झूठ बोलना इनकी मजबूरी पड़ गई है। तमाम तरह की बातें ये पहले कहते हैं, हम लोग के बड़े, हम लोग से मिलते थे, तमाम तरह की बातें इस समय की सरकारों के खिलाफ बताते थे। आज स्थितियां क्या है? आज आप देखिए, किसान हितैषी सरकार, ये वही किसान हितैषी सरकार है जो किसानों के सीटों पर गाड़ियां चलाती थी। ये वही किसान हितैषी सरकार जो किसानों को देशद्रोही कहती है। ये वही किसान हितैषी सरकार है जो आतंकवादी कहती है। समय समय पर कभी आपने अराजक कहा है, कभी आतंकवादी कहा है, कभी देशद्रोही कहा है, और आप उस गृह राज्य मंत्री को आज भी अपने गले से लगाए बैठे हुए, जिनके बेटे ने किसानों के सीने पे गाड़ी चढ़ाई है। और जब आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो एक बार ने तमाम बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, पुलिस जिस तरह की हरकत कर रही है, ये पूरा प्रदेश जान रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, के प्रवक्ता को जिम्मेदारी पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए और एक ईमानदार पत्रकार की भूमिका भी निभानी चाहिए। अवनीश जी, अपनी जिम्मेदारियों का ठीकरा आप दूसरे पर फोड़ रहे हैं, ये कहना है उनका, झूठ बोल रहे हैं आप। जी, ये सत्य के प्रतिनिधि हैं, ये आटा लीटर में बेचते हैं, सच बोलते हैं, ये दुनिया भर के काम करते हैं, जनता इन्हें नकार देती है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, उसके कारनामों की सजा कांग्रेस को मिल रही है। पूरा प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो चुका है, ये जनता ने इनको सबक सिखा दिया है। क्योंकि आप जनता नहीं सर, जुड़े, उनका ये कहना है कि आपने जो राजस्थान वाला एंगल दिया है वो झूठ है, उनका ये कहना है। क्या दिया है? मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा नुकसान अगर राजस्थान की सरकार सतर्क होती, समय से काम करती और उस पे वायरस को रोकने पर काम करती, तो शायद वो बराबर ना हो। वो बाहर जो फैला है, जो मैं कह रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर से इस तरह की जो आनी शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ पशुओं का आना जाना हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से पशुओं का आना जाना रहता है, खरीद फरोख्त होती है, तो यहाँ उससे संभावना है। हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी सतर्क है। वो जो झूठ और सच की बात कर रहे हैं, वो अपने भीतर मत को टटोले, वो टटोले की जनता ने उनको किस तरह से बाहर किया है, क्यों कांग्रेस की तरफ देश बढ़ रहा है। कांग्रेस अगर काम करे होती 70 साल में, तो आज हालात न होती। और ये जहाँ तक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बात में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी गई, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने रात दिन एक करके कोरोना से काम किया, कोरोना वायरस के संकट काल में, तो वो अपने आप में अद्वितीय है। पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। केवल उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं, पूरे देश में टीकाकरण जिस तरह से मुफ्त कराया है और उससे ज्यादा टीकाकरण कराने में सरकार कामयाब हुई है। ये पार्टी उन लोगों के बावजूद, जिन लोगों ने। ठीक है, अवनीश जी वापस आ गए आपके पास। चंचल जी, देखिए, ये जो आज आपने जो मार्च निकाला, जो पैदल मार्च जो निकाला है, उस पर देखिए आपके जो एक सहयोगी हैं, पूर्व सहयोगी कहा जाए, उनका भी एक बयान सामने आया है, शायद आपने सुना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार कामयाब है। ठीक है, अवनीश जी वापस आएंगे आपके पास। सवाल जवाब दे दूं मैं। अभी जो कोरोना के ऊपर बात हो रही थी, अभी कोरोना को चिल्ला रहे, कोरोना से उबर नहीं पा रहे हैं। त्यागी जी, बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपने पिछले मेरे दोनों सवालों का जवाब आप नहीं दे पाए, लंबी घुमाते रहे इधर उधर, लेकिन मैं आपको बगैर जवाब दिए आप आगे नहीं बोलेंगे, प्लीज। अब सुनिएगा, मैं बहुत शांति सुन रहा था। मेरा सवाल का जवाब आप दीजिए। लखनऊ के अंदर, इसी लखनऊ के अंदर बड़े बड़े VIP लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, और आप इमेजिन करिए, इतने सारे लोगों को जो है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, लोगों को, मतलब लोग घर में तड़प के लोग मर गए। और उससे सरकार ने क्या सीखा? और गंगा में लाशें बह रही थी, लेकिन सरकार ने कोई भी 50 बेड का लखनऊ में कोई अगर अस्पताल बनाया हो तो आप मुझे बता दीजिए। इसी लखनऊ के अंदर हजारों हजार की संख्या में लोग बेचारे तड़प रहे थे, रोडों पे निकल के बेड नहीं थे, अस्पताल प्राइवेट वाले लूट लिए लोगों को। न जाने कितने लोग बेचारे अस्पताल में बेड नहीं मिला, मर गए लोग। और आप मुझे बता पाएंगे कि लखनऊ के अंदर आपने 2 साल में क्या सीखा? अगर कहीं 50 बेड का भी लखनऊ के अंदर आपने अस्पताल बनाया हो तो मुझे बता दीजिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोरोना से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं। कोरोना में केवल आप फेक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। आपको ध्यान होगा, गंगा में लाशें बह रही थी, और मुख्यमंत्री जी का बयान कैसा आया था, उस बयान को मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आप सोचिए, आज के टाइम में मैंने आपको 2 सवाल मैंने पूछे थे, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। इसके सवाल के जवाब भी आप नहीं दे पाओगे, मैं जानता हूं। क्योंकि आपने काम किया नहीं है। देखिए, कोरोना पर बहस हो चुकी है ना सर, बहुत ज्यादा हो चुकी है। और दूसरी चीज, सवाल का सुनिए ना, आज का जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। कोरोना का क्या कुछ हुआ सबको मालूम है, पब्लिक को भी पता है क्या कुछ हुआ।
अब मैं बात कर रहा हूँ कि बता देंगे हम, और किसान को भी जवाब दे चुके हैं ना, ये जवाब ठीक है चंचल जी, मैं ये चाहता हूँ, देखिए सामना करना चाहते हैं, ठीक है आप जवाब रहने वाली पार्टी, एक अवनीश जी रहने हुए पार्टी, ये जनता से दूर है। ठीक है चंचल जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा ही रही है, एक मिनट सुनिए ना सर। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन आपके एक पूर्व सहयोगी जो है वो भी कह रहे हैं कि ये जो है एक ड्रामा है पूरा, जिस तरह से सड़कों पर उतरकर कहा जाए कि जो तमाम मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब खुद सत्ता में थे तो फिर इन मुद्दों पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जी देखिए, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ जी, लेकिन उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी 4 महीने पहले कुछ और बोला करते थे। बीजेपी के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या शब्द यूज करते थे, क्या क्या बोलते थे, और आज वो कुछ और बोल रहे हैं। तो अब उनके बारे में ज्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, बस वो अपना देखें आज के टाइम में उनकी क्या हालात है। आज के टाइम में कोई नाम नहीं लेना चाहता है, और खुद उनके समाज के लोग खुद ये कह रहे हैं कि हमारे नेता हमारे जो जमीर को बेचने का काम करते हैं। आप सोचिए, खुद जनता में ये मैसेज है, लोगों में मैसेज है, उनके समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ने फिर से पलटी मार ली है, फिर से उनको कुछ और दिख गया होगा कहीं पे। तो ये बीजेपी के लोग अंग्रेजों से सीखते हुए चले आए हैं, ये लोग डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं। ये उन्हीं के द्वारा चढ़ाए बढ़ाए गए लोग हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहूंगा। लेकिन ये जरूर है आज के टाइम में जनता में त्राहिमाम है। अभी आप बात हो रही डीजल पेट्रोल के बारे में, ये जवाब नहीं दे पाए। अभी किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात हुई थी 2022 तक, उसके बारे में आप नहीं बोल पाए। किसान परिवार से आते हैं। अभी देखिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र बेचारे, छात्र पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पे हैं। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सुन लीजिए त्यागी जी, अभी आपने मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाया कि आप बीच में बोलते हैं, और आप खुद वही काम कर रहे हैं। शांत रहिए, तो मैं अपनी बात रखूंगा। अवनीश जी सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। वही बात आप रिपीट करते हो, जनता आपको वोट दे रही, जनता आपको वोट दे रही है। भाई जनता ने हमें वोट नहीं दिया, तभी तो विपक्ष में बैठे हैं, तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। और आप इस घमंड में मत रहिए। आपको याद होगा 2002 के बाद आप 15 साल बाद सत्ता में आए हो, इस बार आओगे तो 25 साल में नहीं दिखाई दोगे आप। इस घमंड में मत रहिए त्यागी जी, ये सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल का जवाब तो आपको देना नहीं है, लंबी फेंकना है। आप लोग यहाँ तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, RSS में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेंड होके आप आए हैं, इसलिए आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। सुन लीजिए सवाल, मेरा सवाल आपसे है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, मैं भारत समाचार चैनल का धन्यवाद करता हूं, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जो है लमसम 12-13 दिनों से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सोचिए, जो बेचारा गांव का किसान परिवार का जो बच्चा है, उसकी फीस 4 गुना बढ़ा दी गई, उसके ऊपर आप बोल पाएंगे क्या? क्या अपने सरकार से आप कह पाएंगे फीस 4 गुना बढ़ाई है, अनैतिक है? आप कह पाएंगे? नहीं कह सकते हैं आप। दूसरा सवाल मेरा है, जो मैंने पहले सवाल किया था उसका जवाब आप दे दीजिए ईमानदारी से। जी अब जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी प्लीज, जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में जाति क्षेत्र में इतना काम किया, इतना नहीं। अब भर्ती ईमानदारी से हो रही है, एडमिशन पूरी पारदर्शिता से हो रही है, सारा शैक्षिक सत्र सुधर गया है। जो अपने परिवार को, एक समाज विशेष को वोट भर्ती करने वाले थे, जो एक परिवार जी, क्या जो फीस बढ़ी हुई है वो वापस होगी क्या? वो बंद हो गई है। अवनीश जी, जो फीस बढ़ी हुई है क्या वो वापस लेगी सरकार? इस बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, देखिए जो फीस बढ़ी होगी, अगर कोई गलत होगा, अनुचित होगा, तो जनता के विरोध फैसला होगा, सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी और विचार करके उचित फैसला लेगी। नहीं तो 4 गुना फीस बढ़ोतरी उचित है त्यागी जी। आप भी किसान परिवार से आते हैं, क्या आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए उसकी फीस 4 गुना बढ़ा दी जाए? विद्यालय खोलने में, विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित करने में भारतीय जनता पार्टी के शासन में काम हो रहा है। वाली बातें कर रहे हैं, सही बातें करिए, सुनिए मेरी बात को। जब भर्ती की संस्थाएं जो थी वो एक परिवार के पीछे बंद रहेगी। अरे परिवार से ऊपर आ जाओ आप। जैसा का 3 साल कार्यकाल बढ़ गया है, आपको शायद याद पता नहीं होगा। परिवार से ऊपर आ रही है, जैसा का कार्यकाल 3 साल बढ़ गया है। जनता ये पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वही पसंद कर रही है। मैंने अभी आपको बताया कि 2002 के बाद 15 साल बाद सत्ता में आप आए हो, और जो कारनामे आपके हैं, फिर आपकी बारी जब जाओगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए आप लोग। इसलिए शांत रहिए, सुन लीजिए सवाल का जवाब।
आप सवाल पेश कर रहे हो सुनिए बड़ी चलिए, ईमानदारी से। भारतीय जनता त्यागी पार्टी, जी, जनता बड़ी की ईमानदारी से जनता जवाब की दिया बात करिए। करूंगा। आप जवाब नहीं दे पाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते हैं। मेरा सवाल था कि आपने कोरोना से सीखते हुए लखनऊ के अंदर क्या 50 बेड के लिए अस्पताल बनाया आपने, तक पहुंचा रही है। उसका जवाब दे दीजिए। मैंने बोला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फीस बढ़ी है 4 गुना, वो उसको आप जायज ठहराते हैं क्या? उसका जवाब आप नहीं दे पाए। 25 से 27% क्रूड ऑयल की कीमत जो बढ़ गई, क्या आम आदमी को उसी के कंपैरिजन में आज डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते नहीं मिलने चाहिए? इसका जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन बस आपको अहंकार है कि हम 2 बार जीत गए। ये अहंकार तो रामर का नहीं चला था। ठीक है चंचल जी, सुन लेते हैं केवल जी। ट्विटर पे बचे हैं। ये जवाब है, ट्विटर पे बचे हैं। मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, ट्विटर पे भी आजकल ट्विटर रखे हैं। नहीं, केवल विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री तो घर घर जा रहे हैं, जिले जिले जा रहे हैं, हवाई जनता के बीच केवल रह हवा में रहे उड़ रहे हैं। हैं, जमीन पे नहीं चल रहे हैं। वो सारे जनता रोडों पे के मन गड्ढे में हैं। उड़ रहे हैं, अगर जनता की मुख्यमंत्री रोड समस्याओं से को चलते ना निदान करने तो में गड्ढे काफी दिखाई देरी देते, है। कम से कम इसलिए अधिकारी जनता रोड बना प्यार देते। कर रही है, चंचल लेकिन जी, मुख्यमंत्री जी के जो हवा घर से बैठे जो सारी थे, चीजें ठीक है। गढ़ गंवा दे रही चुके, हैं। ठीक है। जो घर बैठे थे उन्होंने अपने गढ़ गंवा चुके, जो जनता में अपना एकाधिकार मानते थे, वोट बैंक की जातवाद की राजनीति करते फिर वही, अरे ठीक है चंचल जी, अवनीश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जवाब ले लीजिए शांतनु जी। प्रदीप जी, ठीक है मैं जवाब लूंगा। प्रदीप जी देखिए, अब कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी आप भी देख रहे हैं पूरी तरह से हो रही है, और राहुल गांधी जी जो है वो भी आपने देखा कि तैयारी जो है किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन कहा जाए कि इस पूरे 2024 की जो रेस है उसमें क्या दोनों ही जो पार्टियां हैं, चाहे आज वो प्रदर्शन आपने देखा हो पैदल मार्च करते हुए, या फिर आपकी जो पार्टी है, क्या 2024 में हाथ मिलाने के आसार नजर आ रहे हैं? 2024 में जनता ने तय किया। देखिए आप लगातार वो जो सरकार है उसकी वादा खिलाफी देखिए, चाहे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखिए जब संसद भवन पर चाहे धरना प्रदर्शन की बात हो तो अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो क्या 2024 में गठबंधन हो सकता है लोकसभा चुनाव में? निश्चित तौर पर जिन मुद्दों पर कांग्रेस सड़कों पर है, जिन मुद्दों पर विपक्ष सड़कों पर है, और लगातार अब आज का समय है कि इस अहंकारी सरकार को, इस युवा विरोधी सरकार को, एक आम आदमी विरोधी सरकार को रोकने की कोशिश है। और रोकते समय जो अंतिम स्थिति जब आएगी, हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे करना क्या है। ठीक है, पवन जी देखिए, आपकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ा जाएगा। लेकिन आपका जो किला है उसको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जाल बिछाया हुआ है ये भी आपने देखा। चाहे वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हो, वो भी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो इस किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए? जी देखिए, हमारे आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हमारी पार्टी उभर कर आई। 8 हमारे विधायक जीते, इसके अलावा 5 विधायकों को 500 से कम वोटों से जबरदस्ती उनको हरा दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो वजूद बीजेपी उसको महसूस करती है, और उसकी भरपाई के लिए वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह जी को भी लेकर आई, चौधरी साहब को। लेकिन एक बात समझिए, मैं भूपेंद्र सिंह जी अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, संगठन के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जो किसानों में पकड़ हमारे माननीय जयंत चौधरी जी की है, हम जो है चौधरी चरण सिंह के खानदान की उस विरासत को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो किसानों के अंदर जो कमेरा वर्ग है, या हमारे मुस्लिम साथी भी हैं, हमारे अन्य सभी जातियों के समावेश के साथ जिस तरह से उनके मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे उस किले को कोई नहीं भेज पाएगा। ये बात हम पूरी ताकत के साथ कहना चाहते हैं। माननीय जयंत चौधरी भी हमारे वो किसानों के सर्वमान्य नेता हैं, और मुझे लगता है कि जितनी शक्ति के साथ वो विपक्ष के मुद्दों को, उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे वो अग्निपथ वाला मुद्दा हो, जिस पर खुद जयंत चौधरी जी ने खुलकर सभी जगह पर इस संघर्ष को अपना आवाज दी, उसको बुलंद किया। और इसी प्रकार ये आप जितने भी हमारे प्रदर्शन देख रहे हैं, धरना देख रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, उससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम 2024 में बहुत ही ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हम बहुत अच्छे परिणाम इस देश की जनता को देंगे। ठीक है, अवनीश जी जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं दूंगा, हमें सवाल जी कि हमें जवाब तो ये है कि हमें किसी गठबंधन की चिंता नहीं है, कोई विपक्ष कितना गठबंधन करे। पर एक मेरे सवाल का जवाब आप ही दिया जी कि 2019
2014 में अजीत सिंह के जो लोकदल के मेरे सहयोगी, मेरे मित्र बैठे जो बातें कर रहे हैं कि 2014 में पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा था, चुनाव क्यों नहीं जीत पाए, चुनाव से डर के क्यों भागे, क्यों राज्यसभा चले गए लोकदल के अध्यक्ष। लेकिन सर ये बीच में जो अभी आंदोलन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो तो बदले हुए हैं ना सर। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी है उसको भी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ी है। आप उनसे जवाब दिवाइएगा। 2019 में माननीय अजीत सिंह कि यदि हमारी पार्टी इतनी मेरा सवाल तो जयंत चौधरी जी के पास बार-बार शाह साहब ने मेरे सवाल का जवाब क्यों किया, और जब जयंत चौधरी को ठीक है पवन जी सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। जयंत चौधरी को सपा बसपा लोकदल जितना छोटा बड़ा विपक्ष इनके साथ खड़ा था, क्यों चुनाव हारे? क्योंकि जनता से दूर। ठीक है जवाब ले लेते हैं पवन जी से, बताइए ना। ठीक है त्यागी जी, आप भी अकेले चुनाव नहीं लड़ते हो, आपके साथ भी गठबंधन है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, कई सारी पार्टियों का गठबंधन में आप भी हो। ठीक है पवन जी से जवाब लेते हैं। चंचल जी प्लीज, पवन जी जवाब दीजिए। जी मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से कह रहे हैं कि छोटी पार्टी है, या आप बताइए या भाजपा ने बार-बार जयंत चौधरी जी को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश नहीं की। बार-बार उन्होंने कहा कि हम उसके लिए पॉजिटिव हैं, हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, चुनाव लड़ने के बजाय हम किसानों की वोटों की लड़ाई लड़ रहे थे, और हमने ये फैसला किया कि हम जनता के हितों के साथ हम जो विपक्ष के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे। हमने, और जहां तक यह बात कह रहे हैं कि वो जीत नहीं पाए, ऐसा कौन सा उन्होंने चुनाव लड़ा जो जीत नहीं पाए? और राज्यसभा में यदि भेजा गया, राज्यसभा में भी वो अपनी आवाज को बुलंद किए हुए जयंत चौधरी जी, तो आप बताइए। और प्रदेश सरकार के अंदर जो उनके विधायक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, लगातार सड़कों पर आकर संघर्ष कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें कहना कि वो चुनाव नहीं जीत पाए, ये पता नहीं कौन से चुनाव की बात कर रही है। पिछले चुनाव में यदि कुछ थोड़ी बहुत यदि गलतियां हुई, और जिस तरह से धर्म के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर जिस तरह से ये गुटबंदी हुई, और उसके तहत यदि हम मान लो सीटों से महरूम भी हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी संघर्ष क्षमता खत्म हो गई। माननीय जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं, और चौधरी चरण किसानों के सर्वमान्य नेता थे, देश की जनता के नेता थे, जाटों के नेता थे। भरपाई करने की कोशिश कर रही है भाजपा, केवल भरपाई करने की कोशिश कर रही है। त्यागी जी, आप बिल्कुल इस बात को स्वीकार करिए, ना तो जयंत चौधरी का कोई विकल्प आपके पास आपकी पार्टी खड़ा कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जो जनता के बीच रहेगा, किसानों के बीच में रहेगा, उन्हीं को उसका प्यार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जी जनता के बीच रहेगा, वही बात कर रहे हैं, वो जनता के बीच में है। तो अवनीश जी देखिए, बढ़ रहा है, सीटें बढ़ रही हैं। अब कहीं ना कहीं जनता के बीच तो आकर खड़ी हो गई ना दोनों आपकी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी ने भी हल्ला बोल दिया है, पूरे कहा जाए कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, और अब समाजवादी पार्टी जो है वो भी सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो आपके लिए एक चुनौती जो है ना 2024 के लिए बनती जा रही है ना सर। भारत जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो। जो कांग्रेस में बगावत फैल रही है, कांग्रेस में जो छितराव फैल रहा है, ये उसे बचाने के लिए, ये उसके लिए यात्रा निकल रही है। भारत जोड़ो की चलाते तो जो भारत तोड़ने वाले थे, जिन्होंने भारत तोड़ा, जिन्होंने भारत का बंटवारा करा आजादी में, वो आज भारत जोड़ो की यात्रा नहीं निकाल, क्योंकि कांग्रेस में दिक्कत आ रही है। क्यों प्रदेश अध्यक्ष इनके भाग जा रहे हैं, क्यों राज्यों पर ट्वीट कर रहे हैं, क्यों एक एक दल के नेता इनके छोड़े जा रहे हैं, क्यों इनको प्रदेश में अध्यक्ष नहीं मिल रहा, क्यों इनको राष्ट्र में अध्यक्ष नहीं मिल रहा, क्यों चुनाव में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। विधान परिषद पहले बार इतिहास में, शांतनु जी मैं बता दूं कि कांग्रेस मुक्त हो गई। विधानसभा में 2 है, विधानसभा में 2 सदस्य हैं कांग्रेस के, और उत्तर प्रदेश से मात्र 1 लोकसभा का कैंडिडेट है, सदस्य है, वो इस बार 24 में ओबी साहब उपचुनाव में ये लड़ नहीं सकते। दूसरों के कंधे तलाश रहे हैं, दूसरों की साइकिल में बैठते हैं, कभी हाथी में बैठते हैं, कभी किसी के पास बैठते हैं, कभी दल चलाते हैं। ठीक है, प्रदीप जी से जवाब लेते हैं। प्रदीप जी, अध्यक्ष नहीं मिला है आपको कांग्रेस का, यूपी का भी अध्यक्ष नहीं मिला है, जवाब दीजिए।
जब भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी अगर इतनी ही कमजोर कांग्रेस है और हमारे नेता इतने कमजोर है, तो आप देखिए पूरी की पूरी सरकार लगातार हर जगह पर रास्ते पर इस यात्रा को रोकने की कोशिश, लगातार प्रहार हो रहे हैं। आप बार बार हमें कहते हो जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी निकली, क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है क्या? आज महंगाई के मुद्दे पर अगर हम बात कर रहे हैं, आज हम बेरोजगारी के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अगर हम भारत जोड़ो की बात करें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही, वो आवाज जो मुखर हो रही, नौजवानों की आवाज जो मुखर हो रही है, महिलाओं की आवाज जो मुखर हो रही है, उनको लगातार इस सरकार द्वारा रोकने की कोशिश हो रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, चाहे गुजरात की बात ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, लगातार वो आवाज जो सरकार के से असहमत हो उसे लगातार कहीं देशद्रोही साबित किया जा रहा है, कहीं उन्हें अराजक साबित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उन आवाजों को आवाज देती हुई कांग्रेस पार्टी निकल रही है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाला समय एक बदलाव का समय होगा, इस सरकार का अंत का समय होगा। अवनीश जी बताइए, क्यों आखिर अगर वो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है भारत जोड़ो यात्रा से? कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके लिए हमारी तमाम शुभकामनाएं हैं कि किसी तरह से उनको पार्टी जोड़ने का कामयाब मिल जाए, अपने जो कार्यकर्ता छोड़ भाग रहे हैं उन्हें रोकने की ताकत मिल जाए, परिवारवाद की जकड़न से कांग्रेस को निकालने की सद्बुद्धि मिल जाए। तो ये हमारी कामनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि जो एक सीट बची है रायबरेली की, उसे बचाने का जतन करें, ठीक है, उसको संभालने का काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो राजोपर जी का ट्वीट आपने हाल में देखा है कि किस तरह से वो बोल रहे हैं, किस तरह से गुलाम नबी जी चिट्ठी लिख रहे हैं, कांग्रेस अपने भीतर तो संभाले भाई। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जनता के साथ है, जनता का प्यार उसके साथ है। ठीक है, एक कमेंट, पार्टी 24 में फिर दोबारा सरकार बने। ठीक है, 20 सेकंड चंचल जी, वक्त की कमी है जी, 20 सेकंड। शांतनु जी, इस समय देखिए जो पूरे देश में जो माहौल चल रहा है, अभी 2 दिन पहले बेरोजगारी दिवस था, और मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां एक तरफ लंबी वायरस के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान में गायें मर रही हैं, और ऐसे ऐसे वीडियो आ रही जो आपका देख करके मन विचलित हो जा रहा है। आपके टीवी के माध्यम से मैं देखता रहता हूं कि मतलब ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो बीजेपी के लोग कम से कम सोचना चाहिए। और आप सोचो चर्चा क्या चल रही है। अभी देखिए एक बड़े चैनल ने चलाया था कि देखो शेर चीता लेके आया। मतलब आप सोचो कि इस समय जो जरूरत की चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, शिक्षा से जूझ रहा है, एक तरफ बहुत ज्यादा पानी की समस्या, एक तरफ सूखा पड़ रहा है, कई जगह बाढ़ आई हुई है, लेकिन उन सबको छोड़ करके आज हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे बहुत सारे चैनल, चंचल जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोदी मीडिया है, जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर हल्ला बोल शुरू हो चुका है, और आज आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने पैदल मार्च निकाला। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 2024 की तैयारी जो है वो समाजवादी पार्टी ने भी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है। आगे देखना होगा कि क्या हालात बनते हैं, किस तरह के समीकरण बनते हैं। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।